हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज से हम अपनी क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो हम क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसका स्कोप क्या है। तो क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी, एलएलबी और एलएलएम दोनों में ही एक सब्जेक्ट होता है, इसका एक पेपर आता है। तो इसीलिए हम आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के लेक्चर्स। आने वाली वीडियोस में हम जो भी क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक करके समझेंगे। आज हम इस फर्स्ट वीडियो में जो क्रिमिनोलॉजी की है वो हम यही समझेंगे कि इसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस वगैरह। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में जो हम जानेंगे क्रिमिनोलॉजी के बारे में वो है इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका स्कोप कितना है और इसके महत्व के बारे में। तो ये सारे पॉइंट आज की वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसका मीनिंग जानने से पहले आप ये समझिए कि क्रिमिनोलॉजी का, देखो मीनिंग तो हम पढ़ेंगे ही, है ना, लेकिन ये समझिए कि क्रिमिनोलॉजी है क्या। तो बेसिकली जो क्रिमिनोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में अपराध शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ये आपके क्रिमिनल साइंस की एक ब्रांच है। किसकी? क्रिमिनल साइंस, जो आपका अपराध विज्ञान है, अपराध विज्ञान उसकी एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है, जो हमें क्या बताती है? अपराध और आपराधिक आचरण से संबंधित है। और इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि अपराध के कारण क्या हैं, जो भी सोसाइटी में अपराध हो रहे हैं उसके रीज़न क्या हैं, क्या कारण हैं और उनको दूर करना कैसे किया जाता है, उनका कैसे निवारण होगा। तो इन सब का अध्ययन जो है हम इसके अंदर करते हैं। तो सिंपली क्रिमिनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अपराध शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? 2 से 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अपराध विज्ञान की एक शाखा है, क्रिमिनल जो साइंस है आपका उसकी एक ब्रांच है। अपराध और आपराधिक आचरण से संबंधित है कि कोई ऑफेंस हुआ है और जो जिसने क्राइम किया है, जिसने ऑफेंस किया है, उसका क्या कंडक्ट है, उससे रिलेटेड है। और तीसरी बात, इसके अंदर आप अपराध के कारण और उसके निवारण का अध्ययन करते हो। रही बात सेकंड, आपके सामने आता है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर जो अपराधी हैं, जितने भी ऑफेंडर्स हैं, मतलब जो भी अपराध करते हैं, उनकी अभिरक्षा, उनकी कस्टडी, उनका उपचार, उन पर कंट्रोल करने की अलग अलग जो पद्धतियाँ, अलग अलग जो थ्योरीज होती हैं, वो सब आपकी आती हैं पेनोलॉजी के अंदर। पेनोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं दंड शास्त्र। तो दंड शास्त्र का मतलब आप इस बात से समझ गए होंगे कि इसमें बेसिकली दंड पर जोर दिया जाता है। तो जितनी भी आपकी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हैं वो सब हमारी पेनोलॉजी के अंदर आती हैं, दंड शास्त्र के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से हमने समझा क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी का मतलब। अब हम आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसका सबसे पहले अर्थ जानना कि क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग होता क्या है। तो अगर मैं सिंपली इसके मीनिंग की बात करूं तो क्रिमिनोलॉजी जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में हम इसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपराध शास्त्र। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है क्राइमन, जिसका मतलब है अपराध, और दूसरा है लोगिया, जिसका मतलब है शास्त्र। अब ये इन दोनों शब्दों से ही निकल कर आया है आपका क्रिमिनोलॉजी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो क्राइमन वर्ड है, ये आपका एक लेटिन वर्ड है, और ये जो लोगिया वर्ड है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। मतलब ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और क्राइमन वर्ड लिया गया है आपका लेटिन भाषा से। तो इस तरीके से इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही बनता है आपका अपराध शास्त्र। और इसका मतलब क्या हुआ? अपराध शास्त्र का मतलब कि एक ऐसा शास्त्र जो हमें अपराध का अध्ययन कराता है। तो सिंपली इसका मतलब यही हुआ। तो क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग आपको क्लियर हुआ, अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा शास्त्र जो हमें अपराध का अध्ययन कराता है। और पेनोलॉजी जो आपका इसके साथ जुड़ा होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या एलएलएम में भी हैं, तो पेनोलॉजी जो है वो हमें दंड के बारे में बताता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा फोकस जो है फिलहाल के लिए अभी क्रिमिनोलॉजी पे है। ये तो हुई इसके मीनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। अब देखो डेफिनेशन
अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग अपराध शास्त्री हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या की है और अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे हम सदरलैंड की। अब अगर हम बात करें सदरलैंड की, तो सदरलैंड ने जो है वो हमें इसको एक सामाजिक घटना के रूप में बताया है। मतलब क्रिमिनोलॉजी को डिफ़ाइन करते हुए सदरलैंड कहते हैं कि ये एक सामाजिक घटना है। अगर हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि अपराध क्या है, तो हमें एक सामाजिक घटना के रूप में करना चाहिए। यानी कि ये अपराध शास्त्र का अध्ययन एक सोशल इंसिडेंट के रूप में करते हैं। दूसरे हैं आपके इलियट। इलियट ने इसको डिफ़ाइन करते हुए ये कहा है कि ये अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी? अपराध की और उसके उपचार की। मैंने आपको बताया ना कि अपराध के कारण और उसका निवारण करने के लिए हम जिसका अध्ययन करते हैं वो है आपका क्रिमिनोलॉजी, यानी कि अपराध शास्त्र। तो यहीं से सिंपली यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है इलियट ने कि एक साइंटिफिक स्टडी है क्रिमिनोलॉजी अपराध और उसके उपचार के बारे में, कि अगर कोई अपराध हो गया सोसाइटी में तो वो अपराध क्यों हुआ और साथ ही उसका उपचार कैसे निकाला जा सकता है। जो थर्ड है वो है रेकलेस। रेकलेस ने कहा है कि अगर आप क्रिमिनोलॉजी को डिफ़ाइन करना चाहते हो तो आप यही कह सकते हो कि क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र की डेफिनेशन को समझना बहुत सिंपल है और उसी शास्त्र को आप अपराध शास्त्र कहोगे जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। यानी कि जो लोग क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, जो जिस शास्त्र का वो अध्ययन कर रहे हैं उसे ही आप अपराध शास्त्र कह सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली इन तीनों ने जो है वो अलग अलग डेफिनेशन दी है क्रिमिनोलॉजी की। ठीक, अब यहाँ पे डेफिनेशन समझने के बाद हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में आप किस किस चीज़ का अध्ययन करते हो। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, आपराधिक व्यवहार का। आपराधिक व्यवहार मतलब क्रिमिनल बिहेवियर। आपराधिक व्यवहार, कोई अपराधी है उसका नेचर कैसा है ना, उसने क्यों उस क्राइम को किया, तो ये सबसे पहले आप अध्ययन करोगे क्रिमिनोलॉजी में। तो सबसे पहले आपराधिक व्यवहार। दूसरा क्रिमिनोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है इसकी परिस्थितियों का। किसका? परिस्थितियों का। परिस्थितियों का यानी कि सरकमस्टांसेस का, उस टाइम पे क्या सरकमस्टांसेस रही होंगी। तीसरा प्रभाव का, वो जो ऑफेंस हुआ है उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा है, इन्फ्लुएंसेस का। चौथा अपराध का कारण क्या रहा होगा, क्या कॉज रहा होगा, क्या रीज़न रहा होगा। और पांचवा हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि मामले का, वो जो पूरा मामला है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, आपराधिक व्यवहार, परिस्थितियाँ, प्रभाव, कारण और मामले का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैटर। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन के अंदर बोंगर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपराध शास्त्र को 6 भाग में बांटा है। मतलब इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन 6 पार्ट में डिवाइड करके किया है। ये बोलते हैं कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है वो किया है क्रिमिनल साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। किस पर किया है? क्रिमिनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं मनोविज्ञान। तो आपराधिक मनोविज्ञान, इसके अंदर बोंगर का कहना है कि जब अपराध इमोशंस की वजह से हो जाता है, मतलब कोई व्यक्ति है और वो सोसाइटी में क्राइम अपने इमोशन की वजह से कर देता है, अपनी भावनाओं के अंदर आके जो है वो कोई अपराध कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने से मना कर देती है। ठीक, अब यहाँ पर लड़की ने शादी करने से मना कर दिया और वो किसी और से शादी कर लेती है, तो वो जो लड़का होगा वो उसके ऊपर एसिड फेंक देता है ना, अम्ल फेंक देता है, जिससे एक क्राइम कमिट हो जाता है सोसाइटी में। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी इसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं आपराधिक मनोविज्ञान का। इसमें क्या होता है कि ये जो क्राइम्स होते हैं ऐसे ऐसे, ये इमोशन के अंतर्गत होते हैं। मतलब इमोशन में आके किसी व्यक्ति ने किसी क्राइम को कमिट किया है सोसाइटी में, तो ये हो गया आपका क्रिमिनल साइकोलॉजी। दूसरा क्लासिफिकेशन जो बोंगर ने बताया है वो है सेकंड, ये है आपका क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि आपराधिक मानव शास्त्र। हिंदी में लिख लीजिए, चाहे ब्रैकेट में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आपराधिक मानव शास्त्र, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो फिजिकली डिसेबल है सोसाइटी में, अब हर कोई एक सा नहीं होता,
मान लीजिए सोसाइटी में एक व्यक्ति ऐसा है कि किसी के एक पैर नहीं है, किसी के एक हाथ नहीं है ना, कोई ब्लाइंड है, तो ऐसे लोगों को समाज से कभी कभी बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो भी ये भी तो एक रीज़न हो गया ना क्राइम का। अब ऐसे लोग क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है, पब्लिकली चल रही है, और कोई व्यक्ति किसी को कह देता है कि तुम तो विकलांग हो, मतलब तुम तो लंगड़े हो, लूले हो, ऐसे किसी को कह देता है, और वो व्यक्ति बाद में बदला लेने लगे, जिसने उसको ऐसा बोला है वो उसका मर्डर कर दे या फिर कोई ऐसा गलत एक्ट कर दे। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि इससे भी मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में एक अपराध को जन्म मिलता है ना। तो यहाँ पर आपराधिक मानव शास्त्र में हम, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें फिजिकली डिसेबल अगर कोई व्यक्ति है और उसको समाज से बहिष्कार कर दिया या सोसाइटी में किसी ने उसके बारे में गलत बोला, तो यहाँ पर भी वो व्यक्ति हो सकता है अपराध करे। तीसरे जो वर्गीकरण किया है बोंगर ने, वो किया है आपका क्रिमिनल सोशोलॉजी के ऊपर, यानी आपराधिक समाजशास्त्र। आपराधिक समाजशास्त्र, इसको बोलेंगे क्रिमिनल सोशोलॉजी सिंपली, जिसमें सोसाइटी भी जिम्मेदार होती है अगर कोई व्यक्ति क्राइम कमिट करता है। सोसाइटी कैसे जिम्मेदार होती है? अब मान लो सोसाइटी में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। अब मान लो एक अमीर व्यक्ति है, गरीब के सामने उसका घर है। अब गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों ना इसको लूट कर थोड़ा सा मैं भी अमीर हो जाऊं, या मैं भी इसके यहाँ पे चोरी वगैरह कर लूँ। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा रीज़न हो जाएगा, सोसाइटी उसके लिए जिम्मेदार होगी। सोसाइटी में रहकर वो अपने आप को जो है सामने वाले से थोड़ा कम समझ रहा है, इसीलिए उसके मन में चोरी की, डकैती की, ये सब फीलिंग्स आई हैं, वो डाका डाल लेता है उसके घर पे। तो ये भी रीज़न है सोसाइटी में अपराध को बढ़ावा देने का। चौथा क्लासिफिकेशन जो बोंगर ने बताया है वो है दंडशास्त्र, जिसको मैंने अभी आपको समझाया पेनोलॉजी। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से सोसाइटी में किए गए ऑफेंसेस को, अपराध में व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया तो उनको किस तरीके से दंडित किया जा रहा है। जैसे रेप के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है किसी व्यक्ति को, है ना। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ज़्यादा पनिशमेंट, है ना, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा उसके लिए किसी को। तो जितना बड़ा क्राइम उतना बड़ा पनिशमेंट। तो पेनोलॉजी में यही देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं दंडशास्त्र। तो इसको भी क्लासिफिकेशन में रखा है बोंगर ने क्रिमिनोलॉजी के। ये 4 हो गए। फिफ्थ जो इन्होंने बताया है, फिफ्थ पॉइंट, वो बताया है साइकोन्यूट्रोपैथोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपराधिक साइकोन्यूट्रोपैथोलॉजी। हिंदी में यही होगा, इंग्लिश में भी यही होगा। क्या बोलेंगे? साइकोन्यूट्रोपैथोलॉजी। इसमें क्या बताया है बोंगर ने? इसमें ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन करते हैं? इसमें ये बोलते हैं कि इसमें अपराध का कारण बनता है किसी व्यक्ति का कलर, उसका डिप्रेशन, जिस समय वो तनाव में रह रहा है, वो सब चीज़ें। जैसे अगर मान लीजिए सोसाइटी में कोई व्यक्ति काले रंग का है तो समाज में बहुत ज़्यादा वो एम्बैरेसिंग फील करता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसे शर्म सी महसूस होती है समाज में, ऐसे लोगों के बीच जाकर जो बहुत ज़्यादा काले रंग के नहीं हैं, और इस तरीके से वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसे तनाव होने लगता है। अब यहाँ पे चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कलर का, डिप्रेशन हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, तो इसे बोलते हैं साइकोन्यूट्रोपैथोलॉजी। 6 क्लासिफिकेशन किया है बोंगर ने क्रिमिनोलॉजी में विक्टिमोलॉजी, जिसे हम जानते हैं परपीड़न शास्त्र के नाम से। इसे हम पीड़ित विज्ञान भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, विक्टिमोलॉजी। अब इसे क्रिमिनोलॉजी के क्लासिफिकेशन में बाद में ऐड किया गया, ये ध्यान रखने का। पहले ये क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र के वर्गीकरण में नहीं था, तो इसे आप न्यू ब्रांच भी कह सकते हो। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, क्या उसका भी कुछ ना कुछ रोल रहा उस क्राइम को होने में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी का रेप कमिट कर दिया। अब इस केस में जो विक्टिम थी उसने बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देख के जो एक्यूज था वो अट्रैक्ट हुआ, जो अपराधी था वो अट्रैक्ट हुआ और उसने ये क्राइम कमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी के क्लासिफिकेशन में इसको भी रोल प्ले करने के लिए इसको भी शामिल कर लिया गया। पीड़ित विज्ञान इसको नाम से जानते हैं। तो कभी कभी जो पीड़ित होता है वो भी क्राइम का रीज़न बन सकता है। हालांकि अब इसकी ये जो ब्रांच है ना, ये बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें अब इसमें शामिल की जाती हैं। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि जो विक्टिम है वो भी जो है वो जिम्मेदार है उस क्राइम के लिए। तो यहाँ पर ये 6 क्लासिफिकेशन किए हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ। आपराधिक मनोविज्ञान सबसे पहला,
ठीक। आपराधिक मनोविज्ञान में क्या देखा जाता है कि किसी ने इमोशन के कारण अपराध किया है। सेकंड, आपराधिक मानवशास्त्र, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली डिसेबल है तो उसने क्राइम किया है। तीसरा, आपराधिक समाजशास्त्र, जिसमें सोसाइटी जिम्मेदार होती है, कोई अमीर है गरीब है सोसाइटी में। चौथा, दंडशास्त्र, पीनोलॉजी, इसमें यह देखा जाता है कि किसी को अपराध के लिए कितना दंड मिला, कितना पनिशमेंट मिला। ठीक, कोई बड़ा अपराध करेगा तो बड़ा पनिशमेंट, कम करेगा तो कम पनिशमेंट। पांचवा, आपराधिक साइकोन्यूट्रोपैथोलॉजी, इसमें व्यक्ति का कलर, डिप्रेशन, तनाव, ये सब उसके कारण बनते हैं। और 6 हमने पढ़ा प्रपीड़न शास्त्र, यानी कि विक्टिमोलॉजी, जिसको हम पीड़ित विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और जिसमें थोड़ा सा ये देखा जाता है कि जो विक्टिम है वो भी अपराध के लिए कहीं ना कहीं रीज़न बना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन किया है बोंगर ने अपराध शास्त्र का, और ये क्लासिफिकेशन आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो अपना उस पर बढ़ेंगे स्लाइड पे, वो है हमारा अपराध शास्त्र का क्षेत्र, यानी कि इसका स्कोप। अब स्कोप जो है वो देखो निर्धारित करना बड़ा कठिन है अपराध शास्त्र का, फिर भी जो विधिवेत्ता हैं, है ना, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके स्कोप को बताने की कोशिश की है। वैसे तो देखो है बड़ा मुश्किल, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं बनाया। ठीक, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसका स्कोप भी तो बदलता रहता है। अब क्रिमिनोलॉजी तो बहुत पहले से है अपराध शास्त्र, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है वो बदलाव आता चला गया। अब यहाँ पर इसके स्कोप को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला है एंशिएंट टाइम में, और दूसरा है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, प्राचीन काल की, तो उस समय बस जो क्रिमिनोलॉजी का जो स्कोप था वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड था। किससे? अपराध के कारण क्या रीज़न है अगर कोई क्राइम हो गया सोसाइटी में, और दूसरा उसको प्रिवेंशन करने के क्या उपाय हैं। मतलब कैसे आप प्रिवेंट करोगे उन क्राइम को सोसाइटी में, उसके क्या उपाय हैं आपके पास, क्या आप उनको उपाय अपनाओगे उनको रोकने के। तो यहाँ तक ही सीमित था पहले, बट बाद में क्या हुआ, अब आज की टाइम की अगर हम बात करें तो अब इसका क्षेत्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि कोई क्राइम हुआ है तो उसके क्या रीज़न है, उसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे, कैसे उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय अपनाओगे। आज के टाइम में अपराध शास्त्री इसका क्षेत्र के अंदर अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए उसको जड़ से खोजने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत गहराई तक जाते हैं, और उसे ख़त्म करने का उपाय भी सोचते हैं कि अगर ये ऑफेंस हो गया सोसाइटी में तो इसको दूर कैसे किया जाए, इसकी गहराई तक जाओ। तो ये देखा जाता है अब क्रिमिनोलॉजी में। तो जाहिर सी बात है इसका स्कोप, इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। ठीक, अब ये स्कोप समझने के बाद यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। अब सोसाइटी में इसकी इम्पोर्टेंस है क्यों, क्रिमिनोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है क्रिमिनोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास करती है। अब देखो सबसे पहले अपराध शास्त्र की मूल धारणा क्या है, अगर आप इसका मूल धारणा पढ़ो तो इसकी धारणा ये है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, लेकिन जो कंडीशंस होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, और जो सामाजिक परिवेश होता है, जिस समाज में वो रहता है वहाँ व्यक्ति अपराधी हो जाता है, जैसे भी समाज में वो रहेगा। अगर समाज में आसपास की परिस्थितियाँ आपराधिक हैं तो जाहिर सी बात है उसके भी अपराधी बनने के लक्षण तो रहेंगे ही। और इसके द्वारा क्या होता है कि अपराधी की मनोवृत्ति में सुधार हो जाता है अगर हम क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हैं, और उसे समाज में विधि का पालन करने वाला सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। अब हमने क्या पढ़ा कि अपराध शास्त्र के अंदर अपराध के कारण का अध्ययन करते हैं हम, और जो अपराध हुए उसके निवारण के उपाय खोजते हैं। अब जब हम इतना कुछ पढ़ेंगे तो हम खुद ही अपराधों से दूर रहेंगे, किसका तो ये रीज़न था, इसको दूर करने के उपाय ऐसे ऐसे हैं। तो एक सामान्य नागरिक बनाने का ये हमें प्रयास करता है। सेकंड है सदाचारी बनाने में सहायक। अब देखो अपराध शास्त्र के द्वारा क्या होता है कि जो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है, जो सामाजिक सुरक्षा है, वो सुनिश्चित की जाती है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो सोसाइटी में काम खराब करने की उसमें रहते हैं कि बस अब तो यहाँ पर मौका मिला और हमने काम खराब किया, तो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, जो सोसाइटी के लिए खतरा है, जो असामाजिक तत्व हैं या जो विधि का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, उनको सदाचारी बनाने में ये सहायक होती है। दूसरी इम्पोर्टेंस। तीसरा है ये शास्ति का कार्य करती है। अब देखो जब तक किसी अपराध के लिए पनिशमेंट नहीं होगी तो उसका क्या महत्व होगा, कोई भी व्यक्ति इजीली अपराध करके निकल जाएगा। दंड का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कार्य के पीछे। कोई भी काम इलीगल आप कब कहोगे, जब आप उसे करो और उसके लिए अगर आपने उसको किया और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिली।
लॉ में जिस काम को मना किया गया है अगर आप वही काम करते हो और उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिली है तो वो हो गया मतलब आपने इलीगल एक्ट कर दिया कोई। तो यहाँ पर जो अपराध शास्त्र है वो एक तरीके से दंड का काम करता है, क्योंकि पनिशमेंट के डर से ही अपराधी को अपराध से दूर रखा जाता है और ये एक तरीके से शास्ति का काम करता है। अपराध शास्त्र के अंदर हम पीनोलॉजी भी तो पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके अंदर हम पीनोलॉजी भी पढ़ते हैं जो दंड शास्त्र है, विक्टिमोलॉजी भी पढ़ते हैं जो भी मैंने आपको बताया पीड़ित विज्ञान है, तो उसमें भी तो हम वही सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से ये दंड का डर है। अब जब दंड का डर किसी के अंदर होगा तो ये शास्ति का कार्य करेगा। नेक्स्ट है अपराधी के व्यवहार और कारणों का अध्ययन। अब मैंने आपको बताया कि अपराध शास्त्र का जो मेन पर्पज़ है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो अपराधी के व्यवहार और उसके कारणों का हमें अध्ययन बताता है। मतलब अपराधी का कैसा व्यवहार रहा है ना, क्या उसका व्यवहार था, क्यों उसने अपराध किया, क्या कारण रहे उस अपराध को करने के। तो ये भी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है अपराध शास्त्र के महत्व के लिए। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट, पुलिस, कारागार अधिकारियों के लिए महत्व। अब देखो इनका बड़ा रोल होता है, इन लोगों का रोल होता है सोसाइटी में, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी में अगर अपराध को रोकना है, पुलिस नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी चारों तरफ, लोग अपनी मनमानी करेंगे, है ना। कारागार के अधिकारी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जेल में सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहे, वहाँ पे मैनेजमेंट बना रहे। मजिस्ट्रेट फैसला सुनाते हैं, है ना, जब कोई केस उनके सामने जाता है। तो इससे क्या होता है कि इन सब के लिए भी तो क्रिमिनोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, ताकि इन्हें आपराधिक क्षेत्र से जुड़े हर पहलू का ज्ञान हो सके। तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये अपराधियों से अच्छा व्यवहार करेंगे जब इनको इस चीज़ का पूरा ज्ञान होगा। तो इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व है अपराध शास्त्र का। नेक्स्ट है अपराधों की जानकारी में सहायक। अब अपराध शास्त्र में जब हम अपराध के कारण खोजेंगे, जब हम कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें अपराधों के बारे में भी तो जानकारी मिलेगी। जब हम क्रिमिनोलॉजी में तरह तरह के अपराध के कारण समझेंगे, उसके निवारण के उपाय खोजेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्या इसके उपाय हैं। अब जब हमें यही पता नहीं होगा कि कौन से अपराध हैं तो हम कैसे इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इसकी कि जब हम अपराध शास्त्र पढ़ते हैं ना तो हमें तरह तरह के अपराधों के बारे में पता लगता है, क्योंकि तभी हम उसका कारण खोज पाते हैं, तभी हम उसके निवारण के उपाय निकाल पाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके अपराध शास्त्र के महत्व के अंदर कवर होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है, और भी हो सकती है इसकी इम्पोर्टेंस, है ना। तो इस तरीके से हम इसका महत्व हमने समझा, हमने इसका स्कोप समझा, ठीक, हमने इसका क्लासिफिकेशन समझा, मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझा। क्रिमिनोलॉजी क्या होता है एक बार और रिवाइज कर देती हूँ कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो आपका क्रिमिनल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम अपराध के कारण और उसके निवारण के उपाय का अध्ययन करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था क्रिमिनोलॉजी का, अपराध शास्त्र पर। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। अगर आपको दूसरे अदर लॉज भी पढ़ने हैं जो अभी तक हमने इस चैनल पे पढ़े हैं या डिस्कस किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं, चाहे वो फैमिली लॉ हो, टॉर्ट हो, जूरिस्प्रूडेंस हो या अदर लॉज हो जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।